हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एज वी ऑल नो, गांधी जी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। हर साल गांधी जी के ऊपर किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गांधी जी इंडिया आए और वहां से उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। बट यहाँ पे ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 1915 से पहले गांधी जी ने 20 से भी अधिक वर्ष साउथ अफ्रीका में बिताए थे। वहां पे भी उन्होंने काफी मूवमेंट्स में पार्ट लिया था। इनफैक्ट ये बोला जाता है जो लर्निंग्स महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ली, उन्हीं लर्निंग्स को 1915 में भारत आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट यूज करा। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से वो इवेंट्स हैं एंड सीरीज ऑफ इवेंट्स जहाँ पे गांधी जी ने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, उन सीरीज ऑफ इवेंट्स पे हम लोग एक नजर डालेंगे और साथ ही उस पूरी टाइमलाइन में पैरेलल डेवलपमेंट्स इंडिया में क्या हो रहे थे, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या रोल प्ले किया था। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। महात्मा गांधी की अफ्रीका स्ट्रगल पे अगर नजर डाली जाए तो सबसे पहला इवेंट था 1894 में, जहां पे उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस एस्टेब्लिश करी थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, साउथ अफ्रीका भी एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी और वहां पे भी जो भी इंडियन और एशियन ओरिजिन के लोग थे और साथ ही में नेटिव्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसके अलावा इंडियंस और बाकी एशियंस के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उसी डिस्क्रिमिनेशन के तहत महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश करी 1894 में, ये डेट आप याद रखिए, नटाल इंडियन कांग्रेस। उसके बाद 1899 में बोअर वॉर लड़ी गई। बोअर वॉर में महात्मा गांधी अंग्रेजों की साइड से थे। ये सब इवेंट्स को हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। 1904 में महात्मा गांधी ने फीनिक्स फार्म एस्टेब्लिश करा। इंडिया के महात्मा गांधी ने जो आश्रम स्थापित किए थे, उसका डीएनए इन्हीं फीनिक्स फार्म से निकला था। फीनिक्स फार्म में रहते हुए महात्मा गांधी ने एक न्यूज़पेपर रिलीज किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। 1906 में लड़ी गई थी जुलू वॉर। ये पूरी टाइमलाइन दर्शाती है गांधी जी के डेवलपमेंट्स को साउथ अफ्रीका के अंदर। उसी समय भारत में भी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड डेवलपमेंट्स चालू हो चुके थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद 1900 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट करके नरमपंथी और गरमपंथी दो सेपरेट इंडिविजुअल ग्रुप्स एग्जिस्टेंस में आए थे। उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का पार्टीशन करा गया था। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस की फोटो, जो कि पहली बॉडी थी जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश करी थी 1894 में। दोस्तों नटाल क्या है? नटाल एक प्रोविंस होता था साउथ अफ्रीका में। ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। नटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, ये सारी इंडिविजुअल प्रोविंसेस थी साउथ अफ्रीका के अंदर। नटाल और ट्रांसवाल ब्रिटिश के कब्जे में थी। ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। नटाल इंडियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन 1894। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं, साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। साउथ अफ्रीका में एक प्रोविंस था ट्रांसवाल, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। वो अपने गोल्ड डिपॉजिट के लिए जाना जाता था। काफी ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट ट्रांसवाल में एग्जिस्ट करता था। ट्रांसवाल के अंदर बोअर की गवर्नमेंट थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है, अगर किसी प्रोविंस को या किसी स्टेट को वो कॉलोनाइज करते हैं तो उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। गोल्ड के डिपॉजिट जो ट्रांसवाल में थे, उनको हासिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोअर वॉर स्टार्ट करी। बोअर वॉर स्टार्ट हुई 1899 में। महात्मा गांधी का रोल काफी यूनिक था इस वॉर में। इस वॉर में महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स की साइड थे। महात्मा गांधी ने एक बहुत ही यूनिक बॉडी एस्टेब्लिश करी थी बोअर वॉर ऑफ 1899 के दौरान। उसको बोलते हैं नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर। अब नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर का प्राइमरी काम क्या था? इनको बेसिकली स्ट्रेचर बेयरर्स बोला जाता था। जब भी वॉर या फिर युद्ध के दौरान जो भी कोई सैनिक चोटिल हो जाता था, उस चोटिल सैनिक को ये लोग नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर के मेंबर्स उसको स्ट्रेचर पे लेके वापस लेके आते थे। नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर के अंदर कुछ तो फ्री इंडियंस थे और कुछ इंडेंचर्ड लेबर्स थे। महात्मा गांधी के इसी यूनिक रोल की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोअर वॉर मेडल से उन्हें सम्मानित किया। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया, नटाल इंडियन एम्बुलेंस कोर का प्राइमरी काम था जितने भी वॉर विक्टिम्स होते थे उनको इस तरीके के स्ट्रेचर में लेके मेडिकल फैसिलिटी तक लेके जाने का काम होता था। ये बहुत ही नोबल काम था और इसी रीजंस की वजह से महात्मा गांधी को बोअर वॉर मेडल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। गांधी जी का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट साउथ अफ्रीका के उनके टेन्योर के दौरान था फीनिक्स फार्म। साउथ अफ्रीका में उन्होंने फीनिक्स फार्म की स्थापना करी। बोला जाता है फीनिक्स फार्म के पीछे जो गांधी जी की इंस्पिरेशन थी वो ड्राइव थी टॉल्स्टॉय से। भारत में आने के बाद गांधी आश्रम जो गांधी जी ने बनाए थे, उनका डीएनए, उनकी सोच इसी फीनिक्स फार्म से निकली थी। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है, जो फीनिक्स फार्म गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्थापित किया था, उसका इंस्पिरेशन कहाँ से ड्राइव हुआ था? तो आपको ये याद रखना है, गांधी जी टॉल्स्टॉय से इंस्पायर्ड थे और वहां पे उन्होंने फीनिक्स फार्म की स्थापना करी। और यही फीनिक्स फार्म रीजन बने गांधी आश्रम्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और जो सोच फीनिक्स फार्म के पीछे थी, उसी सोच का
नतीजा था गांधी आश्रम्स जो महात्मा गांधी ने भारत में आके स्थापित किए थे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब महात्मा गांधी फिनिक्स फार्म में थे उसी समय पर उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन 1904 में स्टार्ट किया। गांधी जी की साउथ अफ्रीका की टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम लोग देखेंगे वो थी जुलू वॉर। जैसा कि हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स हर उस हद को पार करते थे अपने कॉलोनी को फुल्ली एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स और गेन्स के लिए। बोअर वॉर में हमने देखा गोल्ड रिजर्व्स को पाने के लिए किस हद तक ब्रिटिशर्स गिरे थे। यहीं पे जुलू वॉर में ये एक वेल नोन फैक्ट है कि साउथ अफ्रीका डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है और डायमंड माइंस में काम करने के लिए लेबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ब्रिटिशर्स इन डायमंड माइंस में काम करवाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे जुलू कम्युनिटी को। उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था और उनको ना के बराबर वेजेस दी जाती थी। इसी एक्सप्लॉइटेशन एंड हैरेसमेंट के चलते जुलू कम्युनिटी ने रेबेलियन किया। जुलू रेबेलियन की दो इंपॉर्टेंट डिमांड्स जो उन्होंने रखी थी ब्रिटिश साम्राज्य के आगे वो थी लैंड के ऊपर उनका अधिकार, लैंड राइट्स उन्हें मिलने चाहिए, और जो एक बहुत ही एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पे टैक्स लगाया जाता था उनके प्रोड्यूस पे, उस टैक्स का अबॉलिशन। सो लैंड राइट्स चाहिए थे जुलू कम्युनिटी को और टैक्स का अबॉलिशन चाहते थे जुलू, बट सरकार ने ये डिमांड्स खारिज कर दी और इसी रीजन की वजह से जुलू रेबेलियन स्टार्ट हुआ। जुलू रेबेलियन को दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने वॉर स्टार्ट करी उसको जुलू वॉर बोला गया और जुलू वॉर 1906 में स्टार्ट की गई थी। जुलू वॉर में भी महात्मा गांधी ने अपना वही रोल निभाया जो स्ट्रेचर बेयरर्स का रोल उन्होंने बोअर वॉर में किया था। यहाँ पे भी वो वॉर के सैनिकों को, वॉर के घायल सैनिकों को उसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे एम्बुलेंस कोर की स्थापना करके। अंत में ब्रिटिशर्स ने जुलू रेबेलियन को सप्रेस कर दिया और गांधी जी को अपने इस नोबल काम के लिए जुलू वॉर मेडल भी दिया गया। गांधी जी की टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए अगला इवेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस टाइमलाइन में वो था रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 1906 to 07 रजिस्ट्रेशन एक्ट। 1913 में 1913 में तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिसमें गांधी जी का काफी बड़ा योगदान रहा। इंडियन मैरिजेस को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। उसके बाद इमिग्रेशन बिल आया था। लास्ट और तीसरा पॉइंट ट्रांसवाल मार्च। ये वो पहला मूवमेंट था जहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह को पहली बार परसू किया था और ये वही सत्याग्रह है जिसकी सक्सेस के बाद 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष में इसका बखूबी यूज किया था। इस सत्याग्रह के बाद गवर्नमेंट ने जितनी भी मेजर इंडियन डिमांड्स थी उनको मान लिया था और इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी इंडिया के लिए रवाना हो गए थे। साउथ अफ्रीका की टाइमलाइन हमने देखी। उसी दौरान भारत में किस तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उस पर भी नजर डालते हैं। 1905 में हमने देखा लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन हो गया था। 1905 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश करी गई। सतीश चंद्र मुखर्जी, नाम याद रखिए, सतीश चंद्र मुखर्जी ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। इसका की रोल या फिर प्राइमरी उद्देश्य था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मुस्लिम लीग को बनाने में सबसे अहम योगदान किसका रहा था। 1906 के बाद 1907 में बहुत ही फेमस इवेंट सूरत स्प्लिट, यहाँ पे कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। टाइमलाइन के साथ यूपीएससी फ्रीक्वेंटली इन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के दौरान जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन होते हैं उन सेशन को कौन प्रिसाइड करता है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछ लेता है। 1905 में हमने देखा 1905 का कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद 1906 में दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया था। दादा भाई नरोजी कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 1907 फेमस कांग्रेस सेशन जहां पे सूरत स्प्लिट, कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में, वो सेशन रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था। उसके बाद 1909 में फेमस मॉडल रिफॉर्म्स आए। मॉडल रिफॉर्म्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से रहेगा। हालांकि जो मेन चीज हमें मॉडल रिफॉर्म्स में याद होनी चाहिए वो ये था, पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करा गया था मॉडल रिफॉर्म्स के तहत। गांधी जी की अफ्रीका की टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने देखा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने सारी की सारी कंडीशंस मान ली थी। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौट चुके थे। 1915 जनवरी जब गांधी जी वापस लौटे थे उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। पैरेलल टाइमलाइन भारत के अंदर देखें अगर 1911 के अंदर तीन मेजर इवेंट्स हुए थे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। पहला था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी दिल्ली दरबार में ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर करा गया था और 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन करा गया था उस बंगाल के पार्टीशन को रिवोक करा गया था 1911 में। ये कुछ दो तीन
पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। गांधी जी की अफ्रीका की टाइमलाइन को जब हम स्टडी कर रहे थे तो 1906 और 1907 में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट हमने स्टडी किया था। इसी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पहली बार गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस यानी सत्याग्रह यूज किया था। 1913 में जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, ये इसी सत्याग्रह का एक्सटेंडेड वर्जन था। तो पहली बार गांधी जी ने जो सत्याग्रह का यूज किया था वो यूज किया था रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906-1907 को अपोज करने के लिए। अब आइए देखते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था और इसका इतना ज्यादा अपोज क्यों किया जा रहा था। एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट था। जितने भी इंडियंस या एशियन ओरिजिन के लोग थे उनको हमेशा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करना होता था। उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता था, उनको अपने फिंगरप्रिंट्स दिए जाते थे और ये फिंगरप्रिंट्स इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे इम्प्रिंट किए जाते थे। एक बॉडी थी रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स। जितने भी एशिया ओरिजिन के, इंडियन ओरिजिन के लोग वहां रहते थे, उन सबको अपने ये सारे फिंगरप्रिंट्स, अपने खुद के एग्जिस्टेंस को रजिस्टर कराना होता था रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स पे। ओवरऑल देखा जाए ये काफी ह्यूमिलेटिंग और काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, क्योंकि ये जितने भी रेजिडेंट्स थे उस एरिया में, उस रीजन में, उनके लिए नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एशियन ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए था। इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसी को अपोज करने के लिए गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस यानी सत्याग्रह का पहली बार यूज किया था। 1913 में जो गांधी जी अपना दूसरा पैसिव रेजिस्टेंस यानी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, वो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि मार्च 1913 और अप्रैल 1913 में हुए थे, इन्हीं दोनों इवेंट्स की वजह से गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस यानी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। पहला था इंडियन मैरिजेस को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। मार्च 1913 में सुप्रीम कोर्ट जो कि केप टाउन में थी, उसने जितनी भी नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस थी उन सबको नलिफाइड कर दिया था। यानी जो भी शादी क्रिश्चियनिटी के तौर तरीकों से नहीं हुई, वो सारी मैरिजेस, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सबकी मैरिजेस इनवैलिड घोषित कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस नलिफाइड तो हो ही गई थी, इसके अलावा जो भी बच्चे नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस से, उन बच्चों को भी इनवैलिड करार दे दिया गया था। इसके खिलाफ बहुत सारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये भी मेंशन करा गया है, गांधी जी की जो वाइफ थी उन्होंने एक पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट किया था और जेल भरो आंदोलन इस वाहियात लॉ के अगेंस्ट शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा अगले महीने अप्रैल 1913 में एक और महत्वपूर्ण इवेंट हुआ जिससे जन आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। एक इमिग्रेशन बिल पारित किया गया जिसके तहत जितने भी एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस थे, खाली एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस, उन सबको एक पोल टैक्स देना था 3 पाउंड का। अब ये एक तो डिस्क्रिमिनेटरी था, टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस पे था और प्लस उस समय में 3 पाउंड एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था, इतने की उनकी कमाई नहीं होती थी। इन्हीं दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स की वजह से गांधी जी ने 1913 का सत्याग्रह स्टार्ट किया था और बाद में स्ट्रगल को कंटिन्यू रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी की इन डिमांड्स के आगे झुक गई थी। अब जो कंट्री वाइड सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसका आउटकम क्या रहा, गवर्नमेंट पे उसका कितना असर रहा। सत्याग्रह स्टार्ट करते ही कंट्री वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। जनरल स्मट्स और महात्मा गांधी के बीच में बार बार नेगोशिएशन स्टार्ट हुए। इस पूरे प्रोसेस में गांधी जी को बार बार अरेस्ट करा गया, उनको रिलीज करा गया और पूरे प्रोसेस में सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस चलती रही। अंत में ब्रिटिश सरकार को हार माननी पड़ी एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंसीड मेजर इंडियन डिमांड्स, यानी जितनी भी मेजर इंडियन डिमांड्स थी गवर्नमेंट ने उनको मान लिया। यहाँ से गांधी जी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा और इसी रीजंस की वजह से जब वो इंडिया आते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ या ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट सबसे पहला जो टूल वो यूज करते हैं वो सत्याग्रह का होता है। तो यहाँ पे हमने गांधी जी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल देखी जब वो अफ्रीका में थे। इस इवेंट के बाद 1915 में गांधी जी वापस इंडिया चले गए थे। गांधी जी की पूरी स्ट्रगल हमने साउथ अफ्रीका में कैसी रही वो देखी। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पता होने चाहिए। 1909 की एक बात है जब महात्मा गांधी जी लंदन गए थे इंडियन कम्युनिटी से मिलने। वापस साउथ अफ्रीका आते समय उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने लिखी थी जब वो साउथ अफ्रीका में थे, इंडियन कम्युनिटी से मिलने लंदन गए थे और लंदन से जब वापस साउथ अफ्रीका जा रहे थे उस दौरान उन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। ये किताब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी गई थी बिकॉज ऑफ सेडिशियस टेक्स्ट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हमें याद होना चाहिए, केसर हिंद जो ये मेडल महात्मा गांधी जी को मिला था और उन्होंने रिनाउंस कर दिया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किस इवेंट के तहत क्या हुआ था जिसके तहत उन्होंने केसर हिंद मेडल जो उन्हें मिला था उस मेडल को उन्होंने वापस दे दिया था। केसर हिंद महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दिया गया था 1915 में। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये मेडल महात्मा गांधी को मिला था बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज। उन्होंने जो सर्विसेज दी थी साउथ अफ्रीका में। तो दोस्तों, गांधी जी से रिलेटेड साउथ अफ्रीका की जर्नी और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखे। आने वाले वीडियोस में हम इनसे रिलेटेड MCQs भी लेके आएंगे। टिल देन, स्टडी हार्ड एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।